नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपन अपने इतिहास के उस महत्वपूर्ण बिंदु को आगे बढ़ाते हैं और आज अपन एक और नए राजवंश की चर्चा करेंगे और वो जो राजवंश है वो अपना है सिरोही के चौहान। यानी चौहान अपन पढ़ रहे थे। चौहान एक बड़ा राजवंश है साथियों, और किसी भी एग्जाम में आप जाना वहां पर 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे आपको। तो अपन लोग पढ़ रहे थे, कल हमने पढ़ा था एक छोटा सा संक्षिप्त चौहानों को पढ़ा था, है ना, और महत्वपूर्ण भी था वो नाडोल के चौहान, और उन्हीं की कई शाखाएं हैं। तो अपन अब बात करते हैं मित्रों किसकी, यानी सिरोही के चौहानों की। तो आज का अपना बिंदु क्या है? सिरोही के चौहान। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने बिंदु की, और अपना जो बिंदु है वो क्या है? सिरोही के चौहान। साथियों, जब सिरोही के चौहानों की बात आएगी तो इसमें एक चीज याद रख लेना कि सिरोही के जो चौहान है वो किस शाखा के माने जाते हैं। तो सिरोही में कौन से चौहान है? तो मैं यहां लिख देता हूं देवड़ा चौहान। कौन से चौहान है भाई? देवड़ा चौहान। ठीक है, सिरोही के चौहान कौन से हैं? देवड़ा चौहान है। अब अपन बात करते हैं, यानी इसकी जो पूरी की पूरी श्रृंखला को लेते हैं आगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे कहां से, यानी ये जो सिरोही क्षेत्र है मित्रों, इस सिरोही क्षेत्र के प्राचीन अगर नाम की बात आप लोग करेंगे तो इसका प्राचीन नाम क्या था? इसको कहा जाता था अर्बुद। क्या कहा जाता था? अर्बुद। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। अर्बुद या अर्बुदाचल, बात तो एक ही है, अर्बुदाचल। ठीक है, अर्बुदाचल तो कहने का मतलब अंचल, स्थान को ही कहते हैं। तो देखो, प्राचीन नाम क्या था? अर्बुद या अर्बुदाचल या अर्बुद प्रदेश। ठीक है, तो ये किसको? सिरोही की ये प्राचीन नाम है साथियों, अर्बुद। आबू भी अपन बात करेंगे, आबू का ही, तो सिरोही वाला भूभाग भी है। अब साथियों, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, यानी ये जो राजवंश है जो मैं आप लोगों को करा रहा हूं, अक्सर ये कोचिंग सेंटरों में नहीं करवाए जाते। आप किसी भी कोचिंग सेंटर की जो मतलब इस प्रकार की बातें देख लेना, जहां पर भी मुझे नहीं लगता इन्हें कोई करवाता है, लेकिन यहाँ से प्रश्न आता है और वो प्रश्न हम ऐसा मान लेते हैं कि सिलेबस से बाहर चला गया, लेकिन नहीं, ये एक पूरी तरह से चेन है, एक श्रृंखला बनी हुई है एक दूसरों से, है ना, अंतर संबंध है इन वंशों का। इनकी बात अपन पढ़ेंगे, जैसे इसको पढ़ेंगे तो मेवाड़ की चर्चा होगी, है ना। तो कहने का मतलब ये जुड़े हुए, तो इनको पढ़ना जरूरी है। तो सिरोही के चौहान की अगर अपन बात कर रहे थे, देवड़ा प्राचीन नाम की बात की। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पर, है ना, अगर अपन बात करें शासन क्रम, एक चीज बताता हूं आपको, शासन क्रम। शासन क्रम का मेरा तात्पर्य है कि यहाँ पर शासन करने वाले जो राजवंश हैं वो कौन कौन से थे। तो उनकी श्रृंखला लंबी है। अगर अपन बात करें तो देखो, मैं मुख्य मुख्य बता देता हूं। मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद में, है ना, इसके बाद मौर्य के बाद अगर अपन बात कर लेते हैं, यानी इसी से जुड़ा हुआ एक अलग और है क्षत्रप। क्या हो जाएगा? क्षत्रप। और क्षत्रप के बाद हूण। कौन सा वंश है? हूण वंश। और हूण के बाद अगर अपन बात करेंगे तो एक वंश वंश आता है, और उसके बाद अपन बात कर देते हैं चावड़ा की। किसकी? चावड़ा की महत्वपूर्ण है। और उसके बाद अपन बात करते हैं इसके बाद में सोलंकी, सॉरी उससे पहले गोहिल। ये लो गोहिल ले लिया, गोहिलोत या गोहिल। इसके बाद बारी आती है किसकी? सोलंकी। ये लो सोलंकी। इसके बाद यहाँ पर प्रिहार, प्रिहार, है ना। उसके बाद परमार, और उसके बाद कौन? चौहान। कौन? चौहान। तो ये देखो, एक इस, है ना, किस प्रदेश की? सिरोही प्रदेश पर ये क्या है? शासन। यानी अलग अलग समय में अलग अलग नाम के रूप में जाना जाता था, तो उसका ये क्या है? शासन क्रम है। मौर्य वंश, क्षत्रप वंश, हूण वंश, चामुंडा वंश, गोहिल वंश, सोलंकी, प्रिहार, परमार और चौहान। तो अब एक चीज यहाँ बिल्कुल साफ हो गई है कि सिरोही के चौहानों की स्थापना, चौहान मतलब सिरोही के चौहानों की स्थापना किसने की, उसकी भी बात मैं अभी करने वाला हूँ, है ना। सबसे पहले हमने शाखा पढ़ी थी, वहां मैंने जरूर आपको नाम बताया था, अभी बताता हूँ। और लेकिन ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर चौहान किसको हराकर बनते हैं? परमारों को हरा के बनते हैं।
अब मैं इसी के आगे की कहानी शुरू करता हूँ साथियों, क्योंकि कोई चीज क्रम से पढ़ी हुई होती है उसको हम भूलते नहीं है। बस मुख्य बात यही है, श्रृंखलाएं बन जाएगी तो आपके काम आएगी। अब देखो, अगर इसी की अपन बात करें तो यहाँ पर एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम मैं बताता हूं चंद्रावती। चंद्रावती, ये लो, अगर अपन बात करते हैं चंद्रावती की, तो अब अपन बात करते हैं ये चंद्रावती है, किस क्षेत्र का भूभाग के रूप में जाना जाता है? चंद्रावती कहाँ है? तो ये जो क्षेत्र है आबू व सिरोही, सिरोही के आसपास का भूभाग है। आबू व सिरोही के आसपास का भूभाग है, का भूभाग, ठीक है। अब ये भी प्रश्न आता है कि आबू व सिरोही के आसपास के भूभाग को क्या कहते हैं? चंद्रावती। साथियों, ये जो चंद्रावती है ना, ये महत्वपूर्ण उस समय नगर था और ये राजधानी था। किसकी राजधानी था? चंद्रावती राजधानी भी था, है ना, किसकी? परमारों की। अब अपन यहीं से शुरू करेंगे, ये परमारों की राजधानी थी। किसकी? परमारों की, ठीक है। राजधानी किसकी थी? परमारों की। अब अपन बात करेंगे कि इनको यहां से, है ना, कौन हराएगा, वो भी महत्वपूर्ण बात है। अब देखो, चंद्रावती बात मैं कर रहा हूँ, आबू या सिरोही के आसपास के भूभाग की बात हो गई। राजधानी ये किसकी थी? परमाणु की। कौन? चंद्रावती। अब इस चंद्रावती को, इन परमाणुओं को हरा करके, ध्यान देना भाई, अब यहाँ एक व्यक्ति आएगा और उस व्यक्ति का नाम क्या आएगा? लुम्बा। ध्यान देना भाई, लुम्बा देवड़ा द्वारा, लुम्बा देवड़ा द्वारा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लुम्बा देवड़ा द्वारा अगर बात करेंगे ये समय की, तो 1311 ईस्वी के लगभग का टाइम है। 11 पक्का ही मान लेना, 1311 में। और उधर हमने साका भी पढ़ा था, जालोर वाला। तो लुम्बा देवड़ा द्वारा 1311 ईस्वी में परमारों को हराकर, ध्यान देना भाई, परमारों को हराकर, परमारों को हराकर कहां पर है? चंद्रावती, चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाया, अपनी राजधानी बनाया। देखो क्रम वाइज चीज पढ़ रहे हैं, राजधानी बनाया। किसके द्वारा? दोबारा सुन ले, इस बात को समझना जरूरी है। मैंने आपको बताया चंद्रावती आबू या सिरोही के आसपास का भूभाग है। यहाँ पर शासन पहले किसका है? राजधानी किसकी थी? परमारों की थी। अब परमारों को यहाँ लुम्बा देवड़ा द्वारा 1311 ईस्वी में परमारों को हरा करके चंद्रावती को अपनी क्या बना लिया जाता है? राजधानी। मित्रों, अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि 1311 ईस्वी में, 1311 ईस्वी में लुम्बा द्वारा स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना, स्वतंत्र चौहान राज्य की, स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना, चौहान राज्य की स्थापना। अब आपसे ये अगर कोई भी प्रश्न पूछें तो आप लोग बता सकते हो साथियों कि सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन है? ये जो सिरोही के चौहान है, इनका संस्थापक कौन है? तो हमने बात कर ली है, कौन है? लुम्बा देवड़ा। कौन है? लुम्बा देवड़ा इसका क्या है? संस्थापक है। और कब की? ये भी हमने बात कर ली, कब? 1311 में परमारों को हरा करके चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाया जाता है और 1311 में लुम्बा द्वारा स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना। यही वाली बात है, राजधानी के समय स्थापना। अब देखो, एक चीज मैं और बता देता हूं इसके बारे में, यानी इसी नहीं, यानी लुम्बा के बारे में बात चल रही है। लुम्बा द्वारा ही यहाँ पर, लुम्बा द्वारा क्या काम किया जाता है? यहाँ पर अचलेश्वर मंदिर, ये अचलेश्वर मंदिर है मित्रों, आबू में। कहां पर है? आबू में। का जीर्णोद्धार करवाया जाता है, का जीर्णोद्धार का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है, किसने करवाया? अचलेश्वर मंदिर का, लुम्बा द्वारा ही, ना, अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। ठीक है, तो ये बात ही महत्वपूर्ण है। तो अब मैं आप लोगों को एक बार पुनः यहाँ अपने
बोर्ड पर लिखी हुई सारी चीजों को दोहरा देता हूँ, याद क्या रखना है। पहली बात, सिरोही के चौहान कौन से हैं? देवड़ा है, प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आता है। दूसरी बात, प्राचीन नाम हमने बात की सिरोही के अर्बुद या अर्बुदाचल है ना, अबू पर्वत से संबंधित है वो भाग। इसी प्रकार इसकी स्थापना लुम्बा देवड़ा ने, सिरोही शासन क्रम पूरा मौर्य वंश, क्षत्रप वंश, हूण वंश। उसके बाद हमने बात कर ली गोहिल की है ना, बीच में चामुंडा की, उसके बाद गोहिल, सोलंकी, परिहार, परमार और चौहान, ठीक है। उसके बाद चंद्रावती की क्षेत्र की बात की, आबू सिरोही के आसपास का भूभाग, चंद्रावती को राजधानी, ये राजधानी किसकी थी? परमारों की। लुम्बा देवड़ा द्वारा 1311 ईस्वी में परमारों को हराकर चंद्रावती को क्या बनाया जाता है? राजधानी। तो कहने का मतलब ये सिरोही का प्राचीन भाग था। तो सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन है? लुम्बा देवड़ा। मित्रों, अभी तक सिरोही की स्थापना नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि सिरोही की स्थापना आगे होने वाली है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर मैं आपको यहाँ एक बात बताऊं कि अगर इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, यानी इसका कोई पुत्र तो नहीं हुआ, लेकिन वंशज की बात करें तो वंशज होता है राइमल। कौन होता है? राइमल, ठीक है। अब मैं इसी कहानी को आगे ले जाता हूं। ये राइमल होता है इनका वंशज है। और ये बात भी ध्यान रख लेना, इस राइमल का एक पुत्र होता है, उसका नाम होता है शिवभान। तो वो अगला शासक बनेगा अपना। मुझे लगता है आप लोगों को ये चीजें याद हो रही होगी साथियों। अब अपन लोग क्या करते हैं, इस बात को और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और आगे ले चलते हैं। ये प्रारंभिक जानकारी ले ली और एक शासक को पूरा कर दिया जो इसका संस्थापक है इस वंश का। अभी तक हम केवल यही जानते थे कि सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन है, लेकिन अब आप ये भी जान गए कि ये कैसे कैसे हुआ और कब हुआ, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को अभी ये बता ही देता हूँ कि ये जो मंदिर बनाया था, अचलेश्वर मंदिर का पुनरुद्धार कराया था, ये लुम्बा ने करवाया था। अचलेश्वर वाला मंदिर का निर्माण 1320 में करवाया था और 1321 ईस्वी में लुम्बा की हो जाती है मृत्यु, ठीक है। ये मंदिर का क्या करवाया गया? जीर्णोद्धार करवाया गया था, ठीक है। अगर आपको ये तारीख याद रखनी है तो रख लेना, वरना तो कोई आवश्यकता नहीं है। अब अपन बात करते हैं इसे अगले बंदे की। मैंने अभी एक बंदा बताया जिसका नाम था राइमल। ये वंशज था किसका? ये वंशज किसका था भाई? अभी हमने बात की लुम्बा का। क्या था? लुम्बा का। पुत्र नहीं था, वंशज उसी के वंश में हुआ था, ठीक है ना। इसके वंशज, और वंशज का नाम क्या है? राइमल। वंशज का नाम क्या भाई? राइमल। और इस राइमल का क्या होता है? एक पुत्र होता है, राइमल का पुत्र, और उस पुत्र का नाम है शिवभान। क्या नाम है? शिवभान। तो अब ये शासक बनता है कौन सा? शिवभान, ठीक है। ध्यान देना भाई, शासक कौन बनता है? शिवभान। शिवभान के बारे में हमें क्या याद रखना है? पहली बात तो ये शिवभान पुत्र किसका था, हमें पता चल गया, राइमल का। दूसरी बात, ये शिवभान है, ये क्या काम करता है, इससे संबंधित जो फैक्ट है हमारे पास वो क्या है, वो जरूरी है सबसे ज्यादा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, अभी हमने पीछे की पूरी कहानी पढ़ ली है, अब हम शिवभान शासक पर आ गए हैं। और शिवभान द्वारा क्या किया जाता है मैं आपको सीधा ही बता देता हूं। 1305 ईस्वी, क्या हम 1300 की बात करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि 1300 तो हम काफी आगे निकल चुके हैं। तो ध्यान देना 1400, थोड़ा सा इस है ना, इस चीज को सुधारना आप लोग। 1405 ईस्वी की बात है साथियों। ये जो शिवभान है ये क्या करता है मैं आप लोगों को बता देता हूं कि शिवभान द्वारा सारसर या सारणसर का उल्लेख मिलता है। सारणसर इस प्रकार का उल्लेख मिलता है, ठीक है। पहाड़ी पर शिवपुरी, ध्यान देना भाई, शिवपुरी नगर की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी कि शिवभान के द्वारा क्या किया जाता है? 1405 ईस्वी में सारणसर की पहाड़ी पर है ना, सारणसर पहाड़ी पर क्या किया जाता है, यानी कि शिवपुरी नगर की स्थापना की जाती है। और साथ में ये भी आप लोग याद कर सकते हो, शिवपुरी नगर की स्थापना के साथ साथ शिवपुरी को इसके द्वारा क्या बनाई जाती है? राजधानी बनाई जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ मेरा कि इसका शासक है जिसका नाम है शिवभान, है ना। शिवभान द्वारा शिवपुरी की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। अब एक चीज आप और ध्यान दें यहाँ कि
इनकी राजधानी क्या थी पहले, अभी हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं, चंद्रावती थी। इसने चंद्रावती से शिवपुरी क्यों ले गए, ये क्या कारण है? तो मित्रों मैं यहाँ पर कारण बता देता हूं आपको। कारण ये था कि जो था ना क्या, यानी अभी हमने बात की चंद्रावती, चंद्रावती थी, चंद्रावती, और ये जो चंद्रावती है गुजरात, ध्यान देना भाई, गुजरात मार्ग के मध्य आती थी, गुजरात मार्ग, ध्यान देना, गुजरात मार्ग पर थी। इस वजह से यहाँ पर क्या होते थे, है ना, अधिक मुस्लिम आक्रमण, क्या होते थे, अधिक मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण, ठीक है। तो ये वाली बात, इन आक्रमणों से बचने के लिए इसने क्या कर दिया, राजधानी बदल दी। तो ये बात आपको याद रखनी है, किसके द्वारा, शिवभान के द्वारा। अब अपन शिवभान से भी आगे बढ़ने वाले हैं, और शिवभान से आगे बढ़ेंगे, पहले तो इस शिवभान की पूरी बात याद होगी। दो ही बात है, सारणसर या इस प्रकार का नाम का उल्लेख मिलता है, और 1405 ईस्वी में इसके द्वारा क्या किया जाता है, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि शिवपुरी नगर की स्थापना की जाती है साथियों, राजधानी बनाई जाती है उसी को। और साथ साथ में ये बात भी हमने कर ली है कि इसके द्वारा ही, है ना, इसको क्यों, क्या कारण था, ऐसा क्या कारण आन पड़ा कि इसको राजधानी बदलनी पड़ी, तो वो भी मैंने आप लोगों को कारण बता दिया कि ये गुजरात मार्ग के मध्य पड़ता था। तो मुसलमानों का लगातार क्या होता था, आक्रमण, उस आक्रमण से बचने के लिए 1405 ईस्वी में इन्होंने ऐसा काम कर लिया है। और अब अपन बात करेंगे किसकी, अगले शासक की, और अगला शासक आएगा, यानी इसी का उत्तराधिकारी आने वाला है, और इसी के उत्तराधिकारी की अगर अपन बात करेंगे तो वो कौन होगा। इस पहाड़ी के बारे में थोड़ा देख लेना, कई जगह सारसर पहाड़ी लिख रखा है, सारसर पहाड़ी, तो ये थोड़ा सा इस प्रकार का नाम आता है, थोड़ा आप ध्यान रख लेना, सारसर या सारणसर, सारसर याद रख लेना, सारणसर रख लेना, लेकिन ऐसा कोई आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो शिवपुरी का निर्माण। अब मित्रों ये है ना, इस बंदे का उत्तराधिकारी कौन है, उत्तराधिकारी, और इस उत्तराधिकारी का नाम है सहसमल। क्या नाम है, सहसमल। तो अब हमारा अगला बिंदु क्या हुआ, सहसमल हुआ। क्या हुआ भाई, सहसमल, यानी अगले शासक को लेते हैं हम सहसमल को। तो अब देखो हमने क्रमबद्ध बात पढ़ी है कि लुम्बा, लुम्बा का हमने बात की रायमल, रायमल का हमने बात की शिवभान, और शिवभान का हमने बात कर ली है, अभी करेंगे, जिसका नाम है सहसमल। तो अगला शासक है जिसका नाम है सहसमल। सहसमल की साथियों जो बात की जाएगी तो एक चीज ध्यान रख लेना, सहसमल बड़ा ही, है ना, एक वीर कुशल योद्धा था, वीर था भाई ये, है ना, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वीर एवं कुशल प्रशासक था भाई ये, कुशल प्रशासक था, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है, वीर एवं कुशल प्रशासक था। अब इससे संबंधित जुड़ी हुई बातें कि सहसमल ने किया क्या था, तो वो भी हमें ध्यान देना है। सबसे पहले तो एक बात याद रखनी है, सहसमल के द्वारा, अभी अपन बात कर रहे थे 1400 कब की, 5 की, अब बात करेंगे 1425 की। 1425 ईस्वी में, 1425 ईस्वी में सहसमल के द्वारा सिरोही की स्थापना, ध्यान देना भाई, अब हुई है सिरोही की स्थापना, सिरोही की स्थापना। सहसमल के द्वारा 1425, वो कब, शिवपुरी कब की बात थी, 1405 की, तो 1425 ईस्वी में सिरोही की क्या की जाती है, स्थापना मित्रों। और साथ साथ में इसी समय सिरोही को क्या बनाया जाता है, राजधानी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, राजधानी बनाया जाता है। तो ये वाली बात भी आपको याद हो गई होगी, ठीक है। अब देखो मैंने दो बात ही बताई है, सहसमल वीर और कुशल प्रशासक था, 1425 ईस्वी में सिरोही की स्थापना इसके द्वारा की जाती है, और राजधानी भी बनाया जाता है, किसको, सिरोही को। अब अपन इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बात करेंगे, किसकी, यानी सिरोही की, सहसमल के बारे में। और सहसमल के बारे में इससे भी आगे अगर अपन जानकारी लेना चाहते हैं, एक तो मैंने आप लोगों को यह बताया
कि इसके है ना ये वीर एवं कुशल प्रशासक था। दूसरी बात मैंने ये बताई कि 1425 ईस्वी में सिरोही की इसके द्वारा क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। और अगली बात हम जो करने वाले हैं, राजधानी तो इसने बनाया था, साथ में अब जो महत्वपूर्ण घटना है वो अपने इतिहास से संपन्न है और ऐतिहासिकता से परिपूर्ण है। कैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि इसके द्वारा क्या किया जाता है। ये जो सहस महल है ना, ये एक तो क्या है, वीर कुशल प्रशासक है, साथ साथ में ये एक तरीके से महत्वाकांक्षी शासक भी है ना। ये क्या है भाई, महत्वाकांक्षी शासक भी है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, महत्वाकांक्षी। और महत्वाकांक्षी से तात्पर्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि ये थोड़ा सा अपने साम्राज्य को क्या करना चाहता है, विस्तार करना चाहता है। तो इसके द्वारा एक तो सबसे पहले क्या किया गया, सोलंकियों के क्षेत्र पर अधिकार, कुछ क्षेत्र पर इसने सोलंकियों के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। और साथ में साथियों अब ये जिससे पंगा लेगा वो थोड़ी सी देखने वाली बात है, वो ये है कि इसने मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। थोड़े छोटे बड़े गांव थे, कोई वो ज्यादा नहीं, कुछ क्षेत्रों पर क्या कर लिया, कुछ क्षेत्रों पर कब्जा, है ना, एक तरीके से अधिकार कर लिया। और जब अपन बात करेंगे मेवाड़ पर कोई अधिकार कर ले और मेवाड़ के मतलब शासक है चुप बैठे, मुश्किल है। तो मित्रों इस समय मेवाड़ के शासक कौन थे, तो मैं इधर से कहानी को जोड़ता हूं। बात अपन कर रहे हैं किसकी, मेवाड़ की। अब देखो यहाँ सिरोही में मेवाड़ भी कैसे आ गया, इस प्रकार आ जाता है साथियों। बस यही मेरे पढ़ाने की शैली रहेगी कि हर एक जगह आपको हर वह महत्वपूर्ण बात मतलब मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। मेवाड़ का इस समय शासक है कौन मित्रों, कुंभा। कौन है, कुंभा, ठीक है, ये ध्यान देना। अब होता क्या है, इधर ये शासक कौन है, सहसमल, है ना। इधर अपन बात किसकी कर रहे हैं, सिरोही की। और सिरोही का शासक कौन है, अभी हम यहाँ ऊपर लिख चुके हैं लेकिन मैं एक बार और लिख देता हूँ, सहसमल। कौन है, सहसमल। सहसमल के द्वारा क्या किया जाता है, मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जाता है, मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जाता है। तो इधर मेवाड़ का मैंने आपको राजा बताया कौन, कुंभा। कुंभा क्या करता है, इसकी प्रतिक्रिया में ये देता है कि एक सेनापति को भेजता है और उस सेनापति का नाम आपको याद रखना होगा, सेनापति। और सेनापति कौन है, डोडिया नरसिंह को भेजता है। ये सेनापति है किसका, मेवाड़ महाराणा कुंभा का। और ये आता है, आकर के क्या करता है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। ये आकर के आक्रमण करेगा भाई, अपना क्षेत्र वापस लेने की कोशिश करेगा। और इतना बड़ा है, बड़ी मेवाड़ रियासत है, तो ये इससे भी संतुष्ट नहीं होगा। तो ये यहाँ पर आकर क्या काम करता है, ये काम करता है, देखो ये यहाँ के कुछ क्षेत्र है, इस सहसमल के क्षेत्र है सिरोही के। एक तो है अचलगढ़, कौन सा है, अचलगढ़। एक है मित्रों आबू, क्या होता है, आबू। एक है ना, एक यहाँ पर भुड़ नामक क्षेत्र है। और एक अपन बात करते हैं किसकी, अचलगढ़ हुआ, आबू हुआ, भुड़ हुआ। एक हो गया सिरोही का पूर्वी भाग, सिरोही का पूर्वी भाग, ठीक है। इन सभी क्षेत्रों पर मेवाड़ की सेनापति डोडिया परमार के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अधिकार। क्या कर लिया जाता है भाई, अधिकार कर लिया जाता है। किस सेना के द्वारा, मेवाड़ की सेना के द्वारा। तो देखो, है ना, सुना आप लोगों ने, है ना, कि दुष्सेरीगी मार गए पंसेरीगी खावे। तो कहने का मतलब तात्पर्य सीधा सही है, इसने थोड़े क्षेत्रों पर अधिकार किया, ये बड़ी सेना थी, इसको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इतने क्षेत्र अचलगढ़, आबू, भुड़, सिरोही का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया, मेवाड़ महाराणा के अधीन, है ना। उधर हमने बात की मेवाड़ के राणा कौन है, कुंभा है, और सिरोही का कौन है, सहसमल है। ये कहानी मैंने आप लोगों को बताई है किसकी, सहसमल की, ठीक है। ये वीर योद्धा था, इसलिए इसने बड़ी सेना से पंगा लिया, लेकिन आप लोग जानते ही हो ये बड़ी सेना थी। तो दोबारा सुन सकते हो आप लोग, सहसमल वीर कुशल प्रशासक, महत्वाकांक्षी था। 1425 ईस्वी में सिरोही की स्थापना की गई, इसी को राजधानी बनाया गया। इसी के द्वारा सोलंकियों पर क्या किया गया, सोलंकियों के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया गया। इसी के द्वारा
मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया गया। मेवाड़ से उधर मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने किसको भेजा? सेनापति को। सेनापति कौन है? अभी मैंने आप लोगों को बता दिया है, डोडिया नरसिंह। और डोडिया नरसिंह आते हैं और ये आकर के इस क्षेत्र को कब्जा कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। अचलगढ़, आबू, भुड़, सिरोही का पूर्वी। मित्रों एक बात और बता देता हूँ, मेवाड़ महाराणा कुंभा के द्वारा है ना इन क्षेत्रों पर अधिकार करने के बाद अचलगढ़, ध्यान देना, अचलगढ़ में कौन सा दुर्ग? अचलगढ़ दुर्ग, नाम उसी क्षेत्र से है। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण। और साथ में एक चीज और एक और स्थल का निर्माण करवाया जाता है, और वो क्या है? ध्यान देना, कुंभ स्वामी का मंदिर। कुंभ स्वामी का मंदिर कुंभलगढ़ में भी है, इधर भी है। कुंभ स्वामी का मंदिर का निर्माण, मंदिर का भी यहाँ पर क्या करवाया जाता है? निर्माण करवाया जाता है। तो ये दोनों बात याद रख लेना। अब ये चीजें मेवाड़ में आप कम पढ़ोगे, लेकिन यहाँ मैं इनको जोड़कर पढ़ा रहा हूँ तो आपके साथ याद भी हो जाएगा। तो अब हम पहुंच गए थे सहसमल की बात, और सहसमल का इतना क्षेत्र छिन गया, कहाँ पर चला गया? मेवाड़ के उस क्षेत्र में। और मेवाड़ महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग का क्या करवाया गया? अचलगढ़ का निर्माण, है ना, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण, ठीक है। और कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया गया। अब साथियों इस सहसमल से आगे बात करते हैं। इसी का उत्तराधिकारी आता है ना, लाखा देवड़ा। कौन आता है? लाखा देवड़ा। उसको अपन आगे बढ़ाते हैं। अधिकतर किताबें भी इन चीजों के बारे में मौन रहती हैं, और विशेषकर इन चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम श्रृंखला नहीं जोड़ेंगे तो मुझे लगता है हम अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएंगे, और रट्टा पद्धति ज्यादा देर तक काम रहती नहीं है। इन कहानियों को बनाते जाओ और पढ़ते जाओ। उसके बाद बारी आती है, अभी अभी मैंने बता दिया, लाखा देवड़ा, ये उसका उत्तराधिकारी है, लाखा देवड़ा। और लाखा देवड़ा के द्वारा क्या किया जाता है, ये वाली बात भी अपन अभी करने वाले हैं। लाखा देवड़ा की जब बात की जाएगी साथियों, ये भी किसके समकालीन है? मेवाड़ महाराणा कुंभा के समकालीन है। और अभी मैं आपको ये चीज भी बताने वाला हूं कि पीछे हमने बात की सहसमल की, किसकी बात की? सहसमल की। तो सहसमल की जो मृत्यु हुई थी 1483 में, तो ये 1483 में क्या बन जाता है? पुनः राजा बन जाता है 1483 ईस्वी में, ठीक है। 1483 से लेकर के रहता है 1523 ईस्वी तक ये रहता है। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, वो महत्वपूर्ण बात हमें अब थोड़ी सी ध्यान देनी है। इसके द्वारा एक काम किया जाता है, वो हमें थोड़ा सा विचार कर लेना है। राणा लाखा देवड़ा के द्वारा, किसके द्वारा? लाखा देवड़ा के द्वारा। और लाखा के बारे में महत्वपूर्ण बात ये याद करनी है कि इसका एक तो प्रमुख उद्देश्य है भाई, है ना। पहली बात तो इसका कोई उद्देश्य है। उद्देश्य क्या होगा हमें पता है कि इसके बहुत सारे क्षेत्र पर, है ना, यानी इसके बहुत सारे क्षेत्र पर क्या कर रखा है? मेवाड़ की, है ना, मेवाड़ के द्वारा कब्जा रखा है, हथियार रखा है। तो वह उस क्षेत्र को क्या करेगा? वापस लौटाएगा। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं, खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करना, यानी इसका मूल उद्देश्य हो जाएगा खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करना। ये उद्देश्य किसका है? लाखा देवड़ा का है। और हमने ये भी बात की थी कि लाखा देवड़ा के द्वारा, है ना, मेवाड़ की जो सेना होती है, अभी अपन बात करेंगे उस पर भी। और अभी मैंने एक चीज आपको पहले शासक के बारे में भी बताया था, तो उसमें अभी इसके अगर काल की बात करेंगे तो थोड़ा सा बदलाव हमें यहाँ करना पड़ेगा। मित्रों, लाखा देवड़ा का समय ये जो गद्दी पर बैठता है 1451 में बैठता है, ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। 1451 से, है ना, इसका काल चला जाएगा 1483। थोड़ा सा ध्यान देना, हम थोड़ा सा आगे चले गए, तो इतना संशोधन आपको करना होगा। 1451 से लेकर के 1483, ये थोड़ा सा ध्यान देना, 1451 तक रहता है। इसको एक बार पुनः आप लोग थोड़ा सा ना डाउट को क्लियर कर ले। सहसमल, और सहसमल का जो काल था हमने बात कर दी है, यानी 1400, उधर तो उसने क्या किया था, 1425 में तो स्थापना ही की थी, और ये इसका लास्ट काल था 1451 ईस्वी में। उसकी क्या हो गई? सहसमल की मृत्यु हो गई। फिर कौन बन गया?
है ना लाखा देवड़ा, और लाखा देवड़ा का काल 1451 से 1483 आएगा, तब ये राणा है ना महाराणा कुंभा के समकालीन रहेगा। थोड़ा सा ये आप लोग देख लेना। उद्देश्य क्या था, खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करना था। इसको क्या है, एक सुनहरा अवसर भी मिल गया, है ना, सुनहरा अवसर। और ये सुनहरा अवसर कैसे मिला, कई बार ऐसा मिलता है बच्चों जिंदगी में, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बड़े ही सही टाइम पर सही निर्णय। जैसे अब एक चीज आपको बताता हूँ, लॉकडाउन से मतलब कई लोगों को नुकसान हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, विश्व की अर्थव्यवस्था गिरी है, कई घरों में बड़ी बड़ी तकलीफें हुई है। लेकिन विद्यार्थी के लिए जो 1.5 महीने का टाइम है, अगर किसी ने सदुपयोग किया है, कुछ दिन और भी पड़े, 2 महीने का टाइम है, आप 2 महीने में इतनी तैयारी कर चुके होंगे, अगर आपने पढ़ा है तो आप अगले 2 वर्षों तक नहीं कर सकते। तो ये आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर, इसी प्रकार इसके लिए सुनहरा अवसर आया। और वो अवसर क्या था साथियों, वो ये था कि इधर क्या हो रहा था, मेवाड़ में क्या हो रहा था कि मेवाड़ के जो महाराणा थे जिनका नाम था कुंभा के द्वारा, आपको ये भी याद रख लेना है, मालवा व गुजरात, मालवा प्लस गुजरात की संयुक्त सेना के साथ कुंभा क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। तो इसने अपना सारा ध्यान इधर लगा दिया, है ना, कुंभा ने सारा ध्यान क्या लगा दिया, सारा है ना सारी शक्ति लगा दी किस और, मालवा व गुजरात की संयुक्त सेना को हराने के लिए। और इधर इसको सुनहरा अवसर ये मिला, इसने वापस क्या कर लिया, वापस कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और एक चीज और याद रख लेना, जब महाराणा कुंभा की क्या हुई, मृत्यु हुई, कुंभा की मृत्यु 1568 ईस्वी में, है ना, कुंभा की मृत्यु होती है, इसी के पुत्र उदा के द्वारा हत्या की जाती है। तो कुंभा की मृत्यु 1568 में होने के बाद आबू पर पुनः अधिकार कर लिया जाता है। आबू पर पुनः अधिकार किसके द्वारा, आबू पर पुनः अधिकार कर लिया जाता है, किसके द्वारा, लाखा देवड़ा के द्वारा। तो एक बार मैं इस चीज को है ना फटाफट दोबारा बता देता हूँ। लाखा देवड़ा 1451 से 1483 ईस्वी, उद्देश्य खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करना। क्षेत्र कहाँ खोया हुआ है, मेवाड़ वाले अधिकार कर रखा है। सुनहरा अवसर कब मिला, इधर युद्ध हो रहा है कुंभा का किसके, दो मालवा और गुजरात के साथ। हम बात करेंगे 1456 की, है ना, हमारे पास 1456 वाले युद्ध की भी बात करेंगे, संधि भी यहाँ पर हुई है, उसकी भी अपन सारी बात मेवाड़ में करने वाले हैं ना। सारंगपुर का युद्ध पहले हो गया था, ये चंपानेर की संधि 1456 में हुई है, उसके बाद की कहानी है। और इधर वापस कुछ क्षेत्रों को ये क्या कर लेता अधिकार इस लड़ाई के बीच में। और कुंभा की मृत्यु होती है 1568 में, सॉरी अभी हमने यहाँ फिर गलत कर दिया, 1468 में। और 1468 में मृत्यु होने के बाद ये अब ऊपर पुनः क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। अब बची हुई साथियों जो चीजें हैं अपन अगले दिन करने वाले हैं। आज की कक्षा को मैं ही संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।